नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ सतेश नैन मूर। आप देख रहे हैं सतेश नैन अनफिल्टर्ड। और आज हम हरियाणा के सबसे चर्चित, सबसे युवा, सबसे जोशीले कांग्रेस के विधायक जसबीर सिंह उर्फ जस्सी पेटवार से आपको मिलवाने जा रहे हैं। उनसे समझेंगे कि युवाओं की राजनीति में कैसी भागीदारी है और ये चुनाव जीतने के बाद क्या उनकी जिंदगी में बदलाव आया है। लेकिन क्या राजनीति में युवाओं के आने से राजनीति भी बदलती है, सामाजिक चीजें भी बदलती हैं, विकास की गाथाएं भी बदली जाती हैं, पटकथाएं बदली जाती हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम राम जी, धन्यवाद बहुत बहुत। दूसरा चुनाव था आपका, पहला नहीं जीत पाए लेकिन दूसरा बहुत धमाके के साथ जीता आपने, विधानसभा पहुंच गए। जी, ये तो लोगों के ऊपर है। पार्टी ने टिकट देके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, भाई दीपेंद्र हुड्डा जी ने भरोसा जताया। आदरणीय जो नेतागण हैं, जो हमारा हाईकमान है, उन्होंने भरोसा जताया कि जो सीट कांग्रेस कभी जीती नहीं, 52 साल से ज़्यादा की जो सीट कांग्रेस कभी जीत नहीं पाई, उसको जीतने की एक चुनौती थी कांग्रेस पार्टी के सामने, सभी हाईकमान के सामने। तो इसमें यही था कि भाई क्या ऐसी चीज़ हो सकती है जिससे सीट निकाली जाए। तो लोगों ने आशीर्वाद दिया और जो मेहनत हमने की उसका फल मिला। और मैं इस बात के लिए पार्टी हाईकमान का और मेरी नारनौंद की जो सम्मानित जनता उसका धन्यवाद करता हूँ। लेकिन आपकी इस जीत के पीछे एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है, वो ये कि अगर आप सामाजिक ताने बाने के साथ कदम ताल करके आगे बढ़ते हो तो वो सामाजिक ताना बाना एक दिन आपकी मजबूती का कवच बन जाता है। वो युवा छोड़ रहे हैं, वो जड़ें युवा छोड़ रहे हैं, लेकिन वो हमने जस्सी पेटवाड़ में देखा कि जैसे कह दे कांग्रेस की आंधी है, लेकिन आपके जब रैलियां हम देखते थे, जब जनसभाएं हम देखते थे, तब लगता था कि यहां तूफान है, बवंडर है। एक्चुअली आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे भी लगता है कि हमारा जो हरियाणा का जो नौजवान है, किसी भी इलाके से लगा लीजिए आप, उसको राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है। ये दुर्भाग्य है प्रदेश के लिए, क्योंकि जब तक युवा किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेगा, युवाओं की भागीदारी नहीं होगी, तब तक हम किसी भी एक ऐसे समाज की कल्पना नहीं कर सकते जो जातिवाद से परे हो, जो जिसमें समान विकास हो, जिसमें सबके लिए रोजगार हो। वो चीज़ें हम तब कर सकते हैं जब समाज की भलाई के योग में सबका योगदान हो, खासकर युवाओं का सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए, क्योंकि युवा मेहनत कर सकता है। युवा एक ये कि ऐसी उम्र होती है जिसमें हम ज़्यादा मेहनत करके, ज़्यादा दुगने जोश के साथ आगे बढ़ के अपने समाज के लिए काम कर सकते हैं। जब मैं, क्योंकि रैली आंधी आप लगा सकते हैं, कांग्रेस की चुनाव के समय थी, लोकसभा चुनाव से पहले भी ऐसा लग रहा था कि कहीं बीजेपी, एक बार कहते थे सभी कि भाई दीपेंद्र जी हुड्डा अकेले जीतेंगे, 9 की 9 बीजेपी फिर से जीत रही है। और एक रोहतक सीट कांग्रेस क्योंकि 400 पार का नारा दिया था 400 पार का नारा था। बट क्योंकि हुड्डा साहब ने, चौधरी उदय भान जी ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने और कांग्रेस के सभी सीनियर और जो हम कह सकते हैं कि हल्का सत्र पे जो लोग थे, उन्होंने लोकसभा चुनाव में मेहनत की। टिकटों का बंटवारा बहुत शानदार हुआ, अच्छी टिकटें मिली तो हम 5 सीटें लोकसभा में जीते और भारतीय जनता पार्टी के बराबर आ खड़े हुए। जहां मुझे लगता है कि वहां एक हवा लहर कांग्रेस के पक्ष में बनी, जिसमें एक लगा लोगों को, जनता को, हरियाणा को, कि भाई इस बार तो हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनना तय है और एक बहुत बड़े मैंडेट के साथ हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। वहाँ मैंने कोई चुनाव के समय नहीं, मैंने चुनाव से पहले भी काफ़ी रैलियाँ की। मैं 4 रैली 5 साल में की। और आपको ईमानदारी से कहूँ तो मुझे बड़ा फ़क्र है मेरे खासकर नौजवान भाइयों के ऊपर और मेरी मातृशक्ति के ऊपर, जिन्होंने बुज़ुर्गों के ऊपर, जिन्होंने हर समय एक आम छोटे से किसान परिवार के बेटे को उंगली पकड़ करके खेत से उठा करके विधानसभा भेजने का काम किया। तो उन रैलियों का बहुत बड़ा योगदान है। और रैलियाँ इतनी बड़ी थी, मैं खुद कल्पना से परे मुझे लगता था कि भाई जब हम सोचते थे कि नहीं 10,000 लोग रैली में आएंगे, 8,000 लोग रैली में आएंगे, काम का समय है, हुआ ऐसे। जितनी भी मैंने रैलियाँ की सब में बारिश आई, टेंट वेंट सब, भगवान राजी थे। हाँ, हम अच्छा शगुन मानते हैं गांव में इसको। बट उससे व्यवस्थाएं एक बार थोड़ी सी बदल जाती हैं। लेकिन इसमें हमारे नेताओं का और जो खासकर नारनौंद की जनता है, मेरे बुजुर्ग हैं, मेरे भाई हैं, वहाँ मैं नौजवान भाइयों के लिए कह सकता हूँ कि उन्होंने पूरी बखूबी से जिम्मेदारी निभाई।
3 दिन पहले ही लग जाते थे। गाड़ियाँ अपने आप गाड़ियाँ करनी हैं, किसको लेके जाना है, किस बैठक में ज़्यादा लोग हैं, कहाँ, जैसे फिर एक रैली के बाद हमें शिल्पा का साथ मिला, जो मेरी मैडम धर्मपत्नी हैं, जो जी जी। उनका साथ मिला। उससे हमें एक बहुत बड़ी मजबूती मिली कि लेडीज़ की हमारे पास एक बहुत मजबूत और एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक ऐसी टीम बन गई जिसमें लगभग 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार महिलाएं हमारी रैलियों में मेरी सारी मातृशक्ति आने लगी। तो उनको भी एक वहाँ एक ये हो गया कि भाई हमारी जो मातृशक्ति थी, जहाँ एक हम कह सकते हैं कि भाई एक आदमी में और जो एक औरत में जो एक गैप होता है, उसको शिल्पा ने पूरा करने का काम किया। तो शिल्पा ने एक ऐसी मजबूत टीम महिलाओं की खड़ी कर ली है नारनौल में, जहाँ महिलाएं खूब आई। और उस आपको पता है कि रैलियों से लहर बनती है प्रदेश में। बिल्कुल। तो वो ऐसी रैलियां हुई जिस आज भी मैं जब उनको देखता हूँ तो बड़ा, कई बार तो मन बड़ा भावुक हो जाता है कि भाई इतने लोग, जब मैं कोई विधायक नहीं, कोई एमपी नहीं था, इतने लोग आते थे, जहाँ मुझे किसी को किराया तक देने की ज़रूरत नहीं होती थी, उसके बावजूद इतने लोग आते थे। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़े फ़ख्र की और बड़े सम्मान की बात है कि मुझे मेरी विधानसभा के मेरे सभी लोगों का बड़ा साथ मिला। आज जो कुछ भी हूँ मैं, सब नारनौल हल्के की देन हूँ। जो कुछ मैं हूँ, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया, दीपेंद्र हुड्डा जी ने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया, और नारनौल के लोगों ने जो मेरा हाथ पकड़ा, जो मेरे सर पे हाथ रखा, वो जो कुछ हूँ मैं सब उसी की देन है। इसमें आपकी सारी बातचीत में कई सारे पॉइंट्स निकल आए जिन पर मैं बात आगे करना चाहूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं जैसी सी बात करना चाहती हूँ, हम भी जब मीडिया में रहते हुए आपको देखते, हम कहते ये रैली नहीं, रेला है। तो इसके पीछे एक वजह जो मुझे नजर आई थी वो ये कि आजकल के राजनेताओं में वो बात है नहीं। कुछ कुछ क्लिप्स आती थी जो मैं बड़े ध्यान से देखती थी। आप लोगों गांव दर गांव जाके लोगों के नाम जानते थे कि फलाना है, मैं तेरे को जानता हूं, जो बताता था कि आप अभी से मेहनत नहीं कर रहे थे ग्राउंड पे। ये कोई पैराशूट लैंडिंग नहीं थी, और पैराशूट लैंडिंग की कोशिश वहां पर हो रही थी कांग्रेस की तरफ से। बकायदा एक रैली भी हुई थी। क्या आप इसको पैराशूट लैंडिंग कहेंगे, क्या कहेंगे, वो आप बता दीजिएगा। डॉक्टर अजय चौधरी को लेकर बकायदा उम्मीदवारी तय कर दी थी कुमारी सैलजा ने, बहुत बड़ी रैली वहां पर भी की थी। आपकी एंट्री कैसे हुई? क्योंकि लास्ट मोमेंट तक, नामांकन के दिन तक हम इंतजार कर रहे थे कि 2 सीटों का और ऐलान कर दे कांग्रेस। एक्चुअली देखिए, सबका अपना अपना वर्किंग का स्टाइल होता है। मैं पैराशूट लैंडिंग को मैं हरियाणवी में बरसाती मेंढक बोलता था। जो भी था, जिस भी हल्के की बात करें, केवल नारनौल की नहीं, जी जी। मुझे जहाँ तक लगता है नैन साहब कि अब पैराशूट लैंडिंग कामयाब हरियाणा जैसे प्रदेश में नहीं हो सकती। एक बात हम बिल्कुल कह सकते हैं कि हमारा जो नौजवान है वो चुनाव के समय बहुत ज़बरदस्त एक्टिव हो जाता है, बहुत जिम्मेवारी से काम करता है। जैसे मैं अपने चुनाव की बात करूं तो 2 रात 3 रात बिना जागे मेरे नौजवान साथियों ने पहरेदारी, चौकीदारी करने का काम किया, बिना सोए। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ। 2 रात तो ऐसी रातें हैं जिसमें हजारों मेरे नौजवान भाई गांव में सोए ही नहीं, वो दिन और रात जागते रहे। और उन्होंने पहरेदारी की क्योंकि हमारे खिलाफ एक बहुत बड़ा धन्ना सेठ चुनाव लड़ रहा था, जिसे हमेशा इस बात का घमंड रहता है कि भाई मैं तो पैसे के दम पे चुनाव जीत जाऊंगा, मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के सुख दुख में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी की शादी में जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने पक्के से पक्के वर्कर के किसी सुख दुख में, ब्याह शादी में भी नहीं आते वो। लेकिन चुनाव से पहले तो एक्टिव हो जाते हैं। हाँ, चुनाव में एक्टिव हो जाते हैं वो, लेकिन उसमें जो मेरे नौजवान भाई थे उन्होंने बड़ी पहरेदारी करने का काम किया, चुनाव को संभालने का, उसमें बड़ा अच्छा काम किया। तो मेहनत जो थी, जहाँ नाम की बात आप कर रहे हैं, आप जब पैराशूट लैंडिंग होगी ना तो आप किसी को जान नहीं पाओगे। मुश्किल से आप चुनाव के 1 महीने में कितने लोगों को जान सकते हो? 20-25 को जान सकते हो। मैं पिछले मैं कह सकता हूँ कि मैंने एक वनवास कंप्लीट किया है 14 साल का, क्योंकि मैं 2010 में चुनाव 9 में मैं थोड़ा मैं आया, और 11 में जब उपचुनाव हुआ था हमारे हिसार में लोकसभा का, जिसमें भजनलाल जी जो बड़े हरियाणा प्रदेश के एक बहुत सम्मानित नेता रहे, वो एक्सपायर हुए थे। तो उस उपचुनाव से मैंने कंटिन्यू, मतलब मैंने बहुत
एक्टिव मैं वहाँ से हो गया था। तो 14 साल का ये संघर्ष, मैं कह सकता हूँ कि 14 साल के संघर्ष के बाद एक कामयाबी मिली। हाँ, रही थोड़ी सी पीड़ा कि भाई सरकार नहीं बन पाई, जिससे इलाके का एक विकास होता, जिसमें जहाँ पढ़े लिखे नौजवानों को रोज़गार मिलता, उनको कौशल के नाम पे या डी ग्रुप के नाम पे भीख नहीं मांगनी पड़ती, एक ऐसी सरकार बनती, लेकिन वो रह गई कहीं ना कहीं कमियाँ। आप भी मानते हो कि युवा जो जुड़े कांग्रेस के साथ, ये कहीं ना कहीं एक गुस्सा था युवाओं का रोजगार को लेकर भी, जो मुद्दे थे उस वक्त चुनाव में, युवाओं का मुद्दा, पहलवानों का मुद्दा, किसान का मुद्दा, जवान का मुद्दा जो हम उठा रहे थे, वो मुद्दे थे और इसलिए युवा हर जगह पे हमने देखा कांग्रेस के साथ नजर आ रहे थे। लेकिन अब वो युवा सवाल भी तो आपसे करते होंगे कि रोजगार की बातें हो रही थी, आप कहते रोजगार पैदा करेंगे, तो अब क्या जवाब है, काम हो रहे हैं आपके? देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही सवाल किया है और उम्मीद तो होती है, हर किसी को होती है। जिन लोगों से हमने वायदे किए थे कि आप कांग्रेस की सरकार बनाइए, हम आपको पढ़े लिखे भाइयों को रोजगार देने का काम करेंगे, नहीं बन पाई, क्योंकि मैं कह सकता हूं कि ये तंत्र मंत्र की सरकार थी। ये लोकतंत्र की सरकार नहीं थी, ये जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं है, क्योंकि जनता ने तो मन बना रखा था कांग्रेस की सरकार बनाने का। जनता ने तो एक ठान रखा था कि हमने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना है, कांग्रेस की सरकार बनानी है। लेकिन कहीं ना कहीं मशीनरी का लगा लीजिए, कहीं ना कहीं पैसे का, जैसे मेरे विधानसभा की बात कर लीजिए, यहाँ एक बहुत बड़ा एक ऐसा पैसे का और शराब का एक ऐसा बूथ कैप्चर तक किए गए चुनाव में। इतना बड़ा मतलब सिस्टम किया गया, चुनाव जीतने के लिए हर संभव कोशिश की गई, जहाँ लड़ाई झगड़े करवाने की कोशिश की गई, जहाँ मेरी चुनावी रैलियों में कुछ ऐसे लोग भेजे गए जिन 15-20 लड़कों को भेज देते जो शराब पीते थे, शराब पी के हमारी महिलाओं को भी अभद्र भाषा बोलते थे। बट लोग चाहते थे कि हमें शांति से चुनाव जीतना है, और जो विपक्षी है, जो विपक्ष में चुनाव लड़ रहे थे, उनकी बौखलाहट थी और वो कुछ न कुछ गड़बड़ कराने का प्रयास करेंगे। लेकिन देखिए, जिन नौजवानों ने बड़ी उम्मीद से चुनाव, तो उम्मीद कर रहे हैं कि हम रोजगार दें, सरकार से लड़ भी रहा है विपक्ष मजबूत है। और आज हालात प्रदेश में, मैं सबसे बड़ा अगर जुम्मेवार किसी को मानता हूं तो मैं कौशल को मानता हूं। ईमानदारी से मैं कहूं आपको सुदेश जी, आज हालात ऐसे हैं, अगर हरियाणा की बर्बादी की जिम्मेदारी अगर किसी चीज़ को दी जाए तो कौशल उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है। नहीं, एक और लाइन चल पड़ी, कहावत कह लो, अब तो कहावत ये कि हरियाणा में सरकारी नौकरी मिली तब माना जब आप रिटायर होकर घर आ जाओ, 25,000 नौकरियां फिर लटक गई। बिल्कुल। तो फिर इसके लिए कांग्रेस सड़कों पे क्यों नहीं है? सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देने से, आप लोगों को लगता है कि आप जनता के साथ खड़े हुए हैं? 37 विधायक हैं आप लोगों, मैं कहती हूँ बहुत मजबूत विपक्ष है इस वक्त प्रदेश में। हरियाणा का सबसे ऐतिहासिक और सबसे मजबूत विपक्ष है इस बार। और जहाँ तक आप सड़कों की बात करते हैं, तो कांग्रेस ने प्रदर्शन किए हैं, आप 2 प्रदर्शन हमारे हो भी चुके थे, लेकिन क्योंकि युद्ध की वजह से वो पोस्टपोन करने पड़े, क्योंकि उस समय केवल युद्ध की बात होती है, कोई पार्टी अपनी प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर सकती। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, हमने डीसी के माध्यम से भी ज्ञापन सौंपा है कि भाई जो जितनी हरियाणा में 2 लाख से ज़्यादा सरकारी पद खाली हैं, उनको भरने का काम कीजिए। आपने पूरा सेशन देखा है, पूरे सेशन में हमारे पास यही मुद्दा था कि जो भारतीय जनता पार्टी कहती कि हमने बिना पर्ची बिना खर्ची की नौकरियां देने का काम किया है, हम एक बात कहते हैं, आओ बहस करो, सार्थक बहस करो, और इसमें एक ऐसी आंकड़ों की बहस होनी चाहिए, ना कि घर के आंकड़े हैं। बीजेपी के पास ऐसे आंकड़े हैं जो खुद के आंकड़े हैं। ये लोग कहते हैं हमने 1,80,000 नौकरियां 10 साल में दी, और कांग्रेस ने 80,000 नौकरियां दी। कांग्रेस ने अगर 80,000 नौकरियां दी तो सारी HPSC और HSSC के जरिए दी, पक्की नौकरियां देने का काम किया। कोई लड़का आज PhD करके नौकरी लग रहा है, ये कौशल के जरिए उसको लगा रहे हैं। PhD किए हुए लड़के को आज ये 15,000 की नौकरी पे लगा रहे हैं। कांग्रेस ने उसको वही अधिकार देने का काम किया। आज हालात ऐसे हैं, जो बच्चा 20 लाख रुपए की फीस भर के अपनी पढ़ाई पूरी करता है, आप उसको 20,000 रुपए की नौकरी दे रहे हो। हालात ऐसे हैं, हरियाणा प्रदेश के साथ इतना दुर्भाग्यपूर्ण हमारे प्रदेश के साथ हो रहा है। आज जितनी सरकारी नौकरियां हैं, सब में बाहर के बच्चे भर्ती किए जा रहे हैं।
और हमारे लोगों को डी ग्रुप और कौशल के जरिए चपड़ासी भर्ती किया जा रहा है। नहीं, मैं क्योंकि मैं मीडिया में तो मैं जानती हूँ कि क्या पर्दे के पीछे और क्या पर्दे के आगे दिखाया जा रहा है, इसलिए मैंने कहा कि विपक्ष वो आवाज़ क्यों नहीं बनता जनता की, वो मुद्दे उस तरह से एड्रेस क्यों नहीं किए जाते। ये जो आपकी पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं जिनको आज जिम्मेवारी उठानी चाहिए, वो एक्स पर पोस्ट कर डालते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं। आपको लगता है सिर्फ पोस्ट डालने से वो आवाज़ बन पाएंगे जनता की? नहीं, सबका मैंने कहा ना, वर्किंग ऑफ स्टाइल है सबका। कोई ट्विटर का नेता है, लेकिन कोई ड्राइंग रूम का नेता है, ड्राइंग रूम का नेता, तो लेकिन सारे ऐसे नेता कांग्रेस में क्यों हैं? हमने तो दीपेंद्र जी ने चुनाव से पहले भी एक अभियान चलाया था, हिसाब मांगे, भाजपा से हिसाब मांगे हरियाणा, एक बहुत ऐतिहासिक यात्रा भी निकाली थी। उसमें यूथ की बात हमने की थी। चुनाव के बाद भी मैं आपको कह रहा हूँ कि हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था डीसीज को ज्ञापन देने का कि भाई जो पढ़े लिखे, जो आज हरियाणा में बेरोजगारी, जो पूरे देश में नंबर 1 हरियाणा बेरोजगारी में है, उसका आलम ये है, तो उसे कैसे दूर किया जाए। वो प्रोग्राम शुरू किए थे, किसी कारणवश बंद हो गए क्योंकि चुनाव अभी खत्म हुए हैं हरियाणा में। तो लोगों में अभी तो एक निराशा है, युवाओं में भी, दूसरे वर्गों में भी, कि भाई हमने तो कांग्रेस को वोट दिया था, हमने तो बदलाव के लिए वोट डाला था, लेकिन बदलाव नहीं हुआ, किन्हीं कारणों से बदलाव नहीं हो पाया। तो आवाज़ तो विपक्ष, अभी तक तो सेशन आया है, बजट सेशन में आपने विपक्ष की आवाज़ को देखा होगा, बड़ी बुलंदी से विपक्ष ने आवाज़ उठाने का काम किया हर मुद्दे के बिना ऊपर। सीएलपी लीडर के, हाँ कह सकते हैं, लेकिन विपक्ष ने आवाज़ तो बुलंद की हरियाणा प्रदेश की। चाहे आप बिजली के मुद्दे पे मेरी बात लगा ये तो लीजिए। यक्ष प्रश्न बन गया। आप समझते हो यक्ष प्रश्न मतलब जिसका क्या जवाब होगा? नहीं, ये जवाब कौन होगा? मैं सबसे सब कांग्रेस वालों से कि भाई क्या, कहाँ अटका है मामला। कोई कहता है आलाकमान फैसला करेगा, हमने तो एक मत से प्रस्ताव दे दिया है। कोई कहता है हुड्डा साहब की वजह से अटका हुआ है। अटका कहाँ? आप बता दीजिए, आप काफी हुड्डा साहब नजदीक की हैं। वजह से क्यों अटका हुआ, ये तो देखिए, इस बात में तो एक ही जवाब बनता है कि जो आला कमान ने तय करना है, हाईकमान जो तय करेगा होगा वही बनेगा वही। लेकिन बिल्कुल मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि बिना वजह का इस मामले को लटकाना ठीक नहीं है। जल्द से जल्द विपक्ष का नेता और संगठन बनाना चाहिए। मजाक बना के रख दिया। बीजेपी भी बोलती है कि मुख्यमंत्री खुद बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि सरकार नहीं बनी, वरना सरकार बन भी जाती तो मुख्यमंत्री का नाम लेते लेते साल निकाल देते। मैंने एक बात आपको कही कि बिल्कुल विपक्ष का नेता बन जाना चाहिए था, उसी समय बन जाना चाहिए था जब ऑब्जर्वर्स आए थे, सेशन से पहले आए थे ऑब्जर्वर्स, तो उसी समय विपक्ष का नेता तय हो जाना चाहिए था। जब विधायकों ने अपनी राय देखिए, विधायक दल का नेता कौन होता है? जिसे विधायक चाहते हैं। और अगर विधायक किसी को चाहते हैं तो विधायकों ने अपनी अपनी राय दी। अलग अलग जो ऑब्जर्वर्स आए, आदरणीय माकन साहब आए, बाजवा साहब आए, गहलोत साहब आए, ये आए थे ये सब जानने। तो अलग अलग विधायकों ने सब ने अपनी अपनी राय लिखी कि आप इन्हें बना दीजिए। और वैसे भी अगर मैं आज के माहौल में अगर बात करूं तो जहां हमें लगता है कि इस ऐसी सरकार जिसमें षड्यंत्रों की भरमार हो, जो सरकार आंकड़ों की जो जालसाजी करती हो, उस सरकार को एक ऐसा ही नेता रोक सकता है जिस पे जनता को विश्वास हो, जिसमें एक हम कह सकते हैं कि जो इस जालसाज सरकार को आईना दिखा सके। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक ऐसे नेता हैं विधानसभा में जिसका सब सम्मान करते हैं। जब वो बात अपनी कहना शुरू करते हैं तो हर व्यक्ति बात सुनता है। जब वो बात कहने के लिए खड़े होते हैं तो पक्ष और विपक्ष सुनने को मजबूर होता है। एक पक्ष और ये भी कहता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मतलब बीजेपी की बी टीम, उन पे बहुत सारे मामले दर्ज हैं, फाइलें खुली हुई हैं, तो वो खुलकर बोल नहीं पाते। पर्दे के पीछे एक ही कहानी। ताज़ा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। सूचना आयुक्त लगाए हैं लंबे इंतजार के बाद, सीएलपी तो आप लोगों ने बनाया नहीं, तो राय मशवरा हुआ कि हमारी तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही इस पद के, आप मानिए कि इस पद पर बैठे हुए हैं। तो सरकार ने कहा कि बहुत लंबा टाइम लग गया, इनको भी हम नियुक्तियां दे दें। उसमें 2 नियुक्तियों को लेकर ज़्यादा बवाल मचा हुआ है, तो वो नियुक्तियां भी तो वहीं से होकर गई होंगी। अच्छा, अब हाई कोर्ट चला गया मामला। अब छोटी सी बात आप मुझे एक बताइए, क्या कोर्ट बीजेपी के इशारे पे चलते हैं? नहीं चलते। कोर्ट तो कोर्ट है, और इस देश में अगर किसी को विश्वास किसी चीज़ पे है तो वो कोर्ट पे है। माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात कर लीजिए, हाई कोर्ट की बात कर लीजिए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो भी मामले हैं वो कोर्ट में लंबित हैं। उनके ऊपर तो कोर्ट फैसला करेगा। ना आप उनके ऊपर बात रख सकते, ना मैं बात रख सकता, ना हुड्डा साहब बात रख सकते, वो तो कोर्ट में है। बिल्कुल। बीजेपी के साथ इससे सांठगांठ से क्या प्रतीत होता? जिन बीजेपी की सरकारों में मामले उनके ऊपर दर्ज किए गए, तो उनसे उनकी सांठगांठ कैसे हो सकती है? एक बात।
दूसरी बात मुझे ये बताइए, कोर्ट को जब किसी के खिलाफ कोई सबूत ही ना मिले तो सरकार उसको कैसे सजा दिलवा सकती है? शक के आधार पे सरकार छापे मरवा सकती है ईडी को लेकर के, सीबीआई को लेकर के, लेकिन सजा तो कोर्ट को देनी है, और कोर्ट सजा तब देता है जब मामले में कहीं ना कहीं सच्चाई हो। दूसरी बात, जब ये इन जो नियुक्तियों की बात आई तो बीजेपी फैसला नहीं करेगी कि हमको किसको बुलाना है विपक्ष के नेता के तौर पे। ये कांग्रेस हाईकमान ने, कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया था कि जब तक चुनाव सीएलपी का नहीं होता, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही हमारे सीएलपी हैं। कांग्रेस ने उनको भेजा था। तो इससे तो मुझे नहीं लगता कि कोई मूर्ख जो ये कहते हैं कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी की बी टीम है, तो मुझे उनकी समझ पे हंसी आती है। जो व्यक्ति सारा दिन बीजेपी के खिलाफ बोलते हों, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा, जो सारा दिन कांग्रेस का प्रचार करते हों, आज हरियाणा प्रदेश में एक्टिव कौन, अगर हम स्टेट लेवल की बात करें, आप ईमानदारी से बता दीजिए एक्टिव कौन है कांग्रेस की बात करें तो? आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किसकी सुन रहे हैं? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। आप कहीं कोई शहीद हो रहा है, कोई कार्यकर्ताओं के सुख दुख की बात है, आप बताइए कौन जा रहा है? दीपेंद्र सिंह हुड्डा जा रहे हैं या हुड्डा साहब जा रहे हैं। उनके अलावा आपको कांग्रेस का स्टेट लेवल में दिखाई जो नहीं जा रहे वो कहते हैं कि कांग्रेस मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा। आपके अपने नहीं जा रहे, कुमारी सैलजा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, अगर उनको कभी करनी प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला करते हैं, 2 दिन पहले यहाँ पे भी करके गए। देखिए, मेरे सम्मानित नेता हैं, आपने पूछा है तो मैं बता, माननीय सुरजेवाला साहब को किसने रोका है? हमारी बहन सैलजा जी को किसने रोका है? वो भी जाएं, करें मेहनत। अब जब चुनाव का समय है, चुनाव में आप प्रचार करने नहीं जा रहे, तो हुड्डा साहब किसको धक्के से पकड़ के लाएंगे? नहीं, फिर नाराजगी भी तो नैतिक नारनौल से आई थी ना। है। अब आई गई मुझ सवाल पे कि नाराजगी भी की वजह भी नारनौल से आई थी ना। आप किसी कार्यकर्ता ने उन पर टिप्पणी की, इतना नाराज कर दिया, वो टिप्पणी हमें भी नहीं अच्छी लगी। नहीं, मैंने उनको तो कोई मनाने भी नहीं गया। कार्यकर्ता, मैंने कहा कार्यकर्ता, नारनौल से वो टिप्पणी की गई। अब एक छोटी सी बात मुझे बताइए, आप 20,000 से ज्यादा आदमियों की रैली है, किसी भी एक, मुझे आप बीजेपी के मुख्यमंत्री की रैली करवाइए, मैं एक पेड व्यक्ति को मैं भेज देता हूं, वो कुछ भी कह देगा कैमरे के सामने। मैंने, मेरे परिवार ने अगर एक शब्द आज तक बहन कुमारी सैलजा जी, रणदीप सुरजेवाला जी या किसी दूसरे नेता के खिलाफ आज तक एक शब्द बोला हो, जबकि मेरी तो पूरी की पूरी मेहनत पे पानी फेरा गया था। एक गरीब किसान का बेटा 14 साल से लगा हुआ है, जहां कभी कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं होता था, लगातार जमानतें जब्त होती आ रही थी, वहां एक लड़के ने कांग्रेस को इस कदर उठाया कि 52 साल के बाद कांग्रेस को जीत मिली। मेरी मेहनत पे तक पानी फेर दिया गया, वहां कैंडिडेट घोषित कर दिया गया, उसके बावजूद भी मैं एक शब्द नहीं बोला किसी के खिलाफ। अगर कोई व्यक्ति बोलता है तो उसका जिम्मेवार जस्सी पेटवाड़ कैसे है? 5 तारीख को वोटिंग थी मैडम, 3 तारीख तक मेरे खिलाफ नेशनल टीवी के ऊपर बयान दिए गए कि मेरी मेंटिलिटी गलत है। मैंने किस महिला को गलत बोला? मैंने किस बुजुर्ग को गलत बोला? मेरे मुंह से, मैंने 14 साल हो गए, मैं इंटरव्यू में भी देता हूं खूब, आज तक कभी किसी के बारे में अपशब्द मेरे मुंह से निकला हो? आज तक कोई 50 साल से ऊपर का आदमी मेरे सामने आया तो मैंने सीधा पैरों के हाथ लगाया है। मेरी रैली में 5-5 हजार, 7-7 हजार महिलाएं आती हैं, किसी के, आज तक किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ, तो मेरी मेंटेलिटी गलत कैसे है? टिप्पणी कोई किसी पे करता है तो उसका जिम्मेवार जस्सी पेटवाड़ कैसे है? नारनौल में कुछ हो रहा है तो हर चीज का जिम्मेवार जस्सी पेटवाड़ कैसे हो सकता है? कोई कहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या आला कमान मतलब अपने हरियाणा में जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, मान मुनव्वल नहीं किया। 12 दिन तक कुमारी सैलजा बाहर नहीं निकली, और जब निकली तो वो चुनिंदा सीटों तक सीमित रही। अब कुछ तो गड़बड़ है ना कांग्रेस में, कुछ क्या सब कुछ ही गड़बड़ लगता है कई बार। ये फैसला तो मुझे लगता है कि खुद का ही होना चाहिए कि वो कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, वो तो देखिए उनका फैसला है। बहन जी जो कहीं गई या नहीं गई वो तो उनका फैसला है, उसमें तो ना हुड्डा साहब जिम्मेवार ना जस्सी पेटवाड़ जिम्मेवार। नुकसान तो हुआ ना, पार्टी को बहुत नुकसान हुआ। फायदे नुकसान चुनाव में किस बात से होते हैं किस बात से नहीं होते, ये चीजें अलग हैं। बीजेपी ने उसको मुझे नहीं लगता कुमारी सैलजा को सीएम बना दो, अनाउंस कर दो। बीजेपी क्यों नहीं आ सकता? बीजेपी किसी नहीं, मुद्दा बनाया बीजेपी। अच्छा, एक बात मुझे जवाब दीजिए आप, बीजेपी ने मुद्दा बनाया तो बीजेपी ने आज तक हिंदुस्तान में क्यों किसी को दलित सीएम नहीं बनाया? बताइए,
कहते हैं हमारी 20 राज्यों में सरकार है, तो आज तक बीजेपी ने एक भी व्यक्ति को, दलित को सीएम क्यों नहीं बनाया? कांग्रेस ने तो बहुत सारे दलितों को सीएम बनाया है। नहीं, फिर आप भी गांव ग्रामीण परिवेश से हैं, मैं भी वहीं से हूं। एक मैसेज आता है हमारे गांव देहात में, उस कम्युनिटी के लिए एक मैसेज आता है। उन्होंने मैसेज देने की कोशिश की बीजेपी ने, और वो भी आखिरी वक्त में ज्यादा, कि दलित चेहरा, महिला है, दलित हैं तो शोषण हो रहा है, सब कुछ तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा कर रहे हैं, फ्री हैंड दिया हुआ है। तो एक मैसेज दिया कि ये जो धड़ा है ना, ये जो जो तबका है ना, इसको दरकिनार कांग्रेस पहले भी करती रही है। एक ये मैसेज दिया कि फिर से जाट मुख्यमंत्री बनेगा और फिर से वही हालात होंगे जो पहले होते रहे, दबा कर रखा है। और ये नेगेटिविटी इतनी फैलाई गई कि कांग्रेस को बड़ा नुकसान हुआ। 4 दिन में गेम बदल दिया बीजेपी ने। आप एक सर्वे करवाइए, आप एक सर्वे करवाइए आपके चैनल के माध्यम से, आप ये फैसला करवाइए कि किस समय हरियाणा का सबसे ज्यादा कोई दलित या पिछड़ा दबा रहा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम सबसे ज्यादा दलितों को, एससी वर्ग को 100-100 गज के प्लाट मिले, 4 लाख प्लाट मिले। बीजेपी ने एक प्लाट देने का काम नहीं किया। पहले दलितों को राशन मिलता था, अनाज मिलता था, चीनी मिलती थी, गुड़ मिलता था, तेल मिलता था, सब कुछ मिलता था। कार्ड भी वहीं से आया, गुलाबी कार्ड भी वहीं से आया। मनरेगा कौन लेके आया? मनरेगा कौन लेके आया? कांग्रेस। अब मुझे ये समझाइए, जब दलितों के इतने अधिकार मिले कांग्रेस की सरकार में, और भारतीय जनता पार्टी ने एक सिंगल काम दलित के लिए नहीं किया, तो फिर आप बताइए दलित कब दब के रहे? एक वर्ग भी मैडम ऐसा नहीं है जिसको लाठियों से ना पीटा गया हो। आंगनबाड़ी वर्कर्स को, सरपंच को, क्या आंगनबाड़ी वर्कर्स में दलित नहीं है? क्या सरपंचों में दलित नहीं है? क्या कर्मचारियों में दलित नहीं है? मैं तो कह रही हूं, इस बार थैले भर भर के मुद्दे थे कांग्रेस के पास। हाँ, मुद्दे थे। और कांग्रेस इतनी हवा होने के बाद कांग्रेस कहां रह गई? ये पर्ची खर्ची वाली चीज तो नहीं ले गई? आपके तो उम्मीदवार धड़ल्ले से बोलने लगे थे, वोट दे दो, नौकरियां दे देंगे। आपके वो बयान ले बैठे अध्यक्ष आपके नीरज शर्मा जी, वो बयान ले बैठे। गोगी जी ने बयान दिया, हाँ, उसका नुकसान हुआ। नीरज शर्मा जी ने बयान दिया, उसका नुकसान हुआ। उदयभान जी बयान तो उन्होंने भी दिया था सेम। मुझे उदयभान जी के बयान की मुझे जानकारी नहीं है, ईमानदारी से कह रहा हूं। मैं नाम लेता, मैं बिल्कुल नहीं डरता किसी भी बात से, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। लेकिन इन बयानों से कांग्रेस को सही मायने में नुकसान हुआ है। ये बयान देने लायक नहीं है। पढ़ा लिखा हर घर का बच्चा, युवा जुड़ा हुआ था कांग्रेस के साथ, लेकिन वहां से मैसेज गया कि पर्ची तो उन्हीं की पहुंचनी है। नहीं, पर्ची नहीं जाट बाहुल इलाकों में आप। अच्छा, एक बात बताइए, मैंने एक विधानसभा में एक बात कही थी, लेकिन एक ऐसी सरकार है जिसमें लोकतंत्र में जिसको तानाशाही करने की आदत हो चुकी है। कब तक? आप मुझे एक बात बताइए, यहां आज भारतीय जनता पार्टी के 48 विधायक हैं। 10 विधायक ऐसे हैं जो कांग्रेस के समय नौकरी लगे। अगर वो पर्ची खर्ची से लगे हैं तो फिर जो लाभ उनको मिले हैं वो लौटाइए सरकार को। मानते हैं ना आप? मैंने 2-3 विधायकों से भी पूछा कि भाई अगर आप कहते हो हुड्डा साहब के टाइम में पर्ची खर्ची चलती थी, तो फिर आप किस चीज से लगे हो? कौन सी ऐसी पर्ची थी जिसकी वजह से उनको नौकरी मिली? उसका फैसला होना चाहिए। कहीं कभी भी ना कोई पर्ची चली, ना कोई पर्ची चल सकती। पढ़े लिखे बच्चों को हमेशा रोजगार मिला। आज जो लोग बात करते हैं दलित की, जो लोग बात करते हैं रोजगार की, कौशल में कौन सा आरक्षण है? कौन सी रिजर्वेशन कौशल में है? मुझे आप बताइए। कोई रिजर्वेशन नहीं है कौशल में। कांग्रेस के सरकार में जो दबाने की जो बात, दलित को दबाने की बात करते हैं, कांग्रेस की सरकार में एचएसएससी और एचपीएससी से नौकरियां लगती थी, और रिजर्वेशन कोटा होता है, आपको भी पता है हरियाणा में रिजर्वेशन कोटा है, उससे नौकरियां मिलती थी। ऐसा थोड़ा ही है कि भाई रिजर्वेशन में कोई जर्नल का लग जाएगा जाके, नहीं। लेकिन आज कहाँ है? आज 5 साल से कोई नई भर्ती नहीं आई है। आज तो इतनी विश्वसनीयता गिर चुकी है इस सरकार की। मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, वो सेशन में घोषणा करते हैं कि मैं डंके की चोट पे कहता हूं, कौशल कर्मचारियों को, कच्चे कर्मचारियों को मैंने जॉब गारंटी दे दी है। विधानसभा में बिल लाया गया मैडम। जिस हरियाणा के सबसे बड़े सदन में कोई चीज का बिल आ जाए,
मुख्यमंत्री के मुंह से जॉब गारंटी आ जाए और आप 3 महीने बाद ही कौशल के कर्मचारियों को घर भेजना शुरू कर देते हो। एक ऐसी सरकार, कौशल के दूसरे कर्मचारी भी घर ही जा रहे हैं अब तो। सब घर जा रहे हैं। कच्चे मतलब जॉब गारंटी बिल आया कौशल के कर्मचारियों को और कच्चे कर्मचारियों के लिए आया था वो, आज उनको घर भेजा जा रहा है। अनेकों कर्मचारी ऐसे हैं जो आप हैरानी होगी आपको, डी ग्रुप के 800 से ज्यादा कर्मचारियों से 1 साल से ज्यादा काम करवाया गया और उनको तनख्वाह नहीं दी। मैंने विधानसभा में मुद्दा उठाया, तब जाके कुछ एक लोगों को, कुछ एक कर्मचारियों को तनख्वाह दी है। 1 साल से आप काम करवा रहे हो और आप तनख्वाह नहीं दे रहे, कैसे उनका घर चलेगा? उनको डिपार्टमेंट नहीं मिला है, उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक कंप्लीट नहीं है। तो ये बताइए दबा कौन रहा है? सरेआम सड़कों पे महिलाओं को लठ मारे जा रहे हैं, सरेआम रोजगार मांगने वाले युवाओं को पीटा जा रहा है। नहीं, मैं तो पहले ही कह चुकी थी, तो दबाया के इस बार मुद्दे थे कांग्रेस के पास, तो कांग्रेस ने मुद्दे उठाए। जीत का सहरा बंधने ही वाला था, उससे पहले सब गड़बड़ कहाँ हो गया? बाद में कहते ईवीएम ने गड़बड़ कर दी। देखिए, लेकिन और भी बहुत सारे मुद्दे हैं और मैं आपको एक छोटी सी बात इस पे भी कहना चाहूंगा। श्री राम जी को सुबह राज्याभिषेक उनका होना था, लेकिन रात को दशरथ जी ने उनको किसी कारणवश वनवास दे दिया और उनको 14 साल का वनवास हुआ। 14 साल बाद आए, राम राजा बने और राम राज की स्थापना हुई। हम भी 15 साल बाद आएंगे, एक अच्छी सरकार बनेगी और अच्छी सरकार बन के हरियाणा में एक बार फिर राम राज लागू होगा, क्योंकि लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि तब तक कम से कम मुख्य विपक्षी पार्टी के नाते जनता की आवाज आप बनते रहिए। जबरदस्त बुलंद हमने सेशन में आवाज उठाने का काम किया। कांग्रेस के हर विधायक ने, जिसने भी अपनी बात रखी, जिसको भी अपनी बात रखने का मौका मिला, हर मुद्दे पे, जनता से जुड़े हुए हर मुद्दे पे बेबाकी से अपनी बात रखने का काम किया, क्योंकि लगभग 40 से ज्यादा विधायक इस बार नए आए हैं, आधा सदन नया है। तो कांग्रेस के सभी नए विधायकों ने, सभी सीनियर विधायकों ने बड़ी मजबूती से बात रखी और सरकार को आईना दिखाने का काम किया। और रही बात आप सड़क की, सड़क के ऊपर केवल कांग्रेस लड़ रही है। देश में चाहे आप राहुल गांधी जी की बात कर लीजिए, आज राहुल गांधी जी कश्मीर में शहीदों के घर गए और कश्मीर में जो शहीद हुए, जिन घरों के फैमिली मेंबर्स चले गए, उनके घर गए। हर तरीके से कांग्रेस मजबूती से विपक्ष की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया जा रहा है। चाहे आप लोकसभा की बात कर लीजिए, बट हाँ, हम एक ऐसी पार्टी से, हम एक ऐसी सरकार से लड़ रहे हैं जिनको सच्चाई सुननी पसंद नहीं है। या तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है या उनको बैठा दिया जाता है, लेकिन संसद से लेकर के, विधानसभा से लेकर के सड़क तक कांग्रेस हरियाणा की आवाज़ को बड़ी मजबूती से उठाने का काम करेगी और आपको इस बात का एहसास भी होगा। एक बात तो यहाँ पर मैं महसूस कर पाई कि अगर यही नेता आप जैसे रहे कांग्रेस में, तो अगर डिसीजन मेकिंग ठीक कर ले कांग्रेस, अपने अनुशासन कर ले, संगठन बना ले, तो भविष्य तो ठीक है कांग्रेस का। आप देखिए, संगठन बड़ी जरूरी पढ़े है, लिखे लोगों का आना बहुत जरूरी है, जैसे राजनीति में, ना कि कांग्रेस में। सब राजनीति में हर विचार को जगह मिलनी चाहिए, यही लोकतंत्र है। काफी बार हमारे देश की इस मामले पे फजीयत हुई है बाहर, जहां हमारे कुछ थोड़े से कम पढ़े लिखे लोग बड़े बड़े पदों पे जब जाते हैं और जब वो कोई उनकी मुंह पे हमारे देश के बारे में आपत्तिजनक बात कहता है तो वो केवल बगले झांकने लग जाते, दांत फाड़ते हैं। तो पढ़ा लिखा तो राजनीति में बहुत ज़रूरी है और पढ़े लिखे लोग ही विकास की सोच सकते हैं, विकास की सोच रखते हैं या विकास के ऊपर सीरियसनेस दिखा सकते हैं। तो राजनीति केवल कांग्रेस में नहीं, देश की राजनीति में पढ़े लिखे लोगों को आना जरूरी है। नहीं, वो तब आएंगे ना जब यूथ इलेक्शन होंगे, कॉलेज में अपने इलेक्शन बंद हैं। कि आप डीयू की बात करते हो, मैं रौनक खत्री की बात करती हूँ, रोज वो लड़का कुछ नया करता है, मतलब वहां से दिखता है कि इलेक्शन होने क्यों जरूरी, क्यों प्रदेश में इलेक्शन बंद हो गए, आप ये मोर्चा क्यों नहीं संभालते? वो हमारा NSUI का लड़का है, हमारी कांग्रेस की विंग है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। दूसरी बात, हरियाणा प्रदेश में रौनक जैसे बहुत सारे नौजवान आतुर हैं ये चीज़ करने को, लेकिन सरकार इलेक्शन नहीं करवाती। हरियाणा में कब से इलेक्शन बंद है? एक बार इलेक्शन बीच में JJP ने एक नारा दे के आई थी कि हम स्टूडेंट इलेक्शन को बहाल करेंगे। राज में रहे 5 साल, एक बार एक ढकोसला किया और एक छोटा सा चुनाव कराया, उसके बाद फिर 5 साल बंद कर दिया और अपनी मुंह बंद रखा। स्टूडेंट इलेक्शन इस देश की जरूरत है, इस प्रदेश की जरूरत है। स्टूडेंट इलेक्शन होंगे
तो कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से नेता निकलेंगे। विचार तो निकलेंगे, नेता ना निकले, नहीं। विचार तो, सोच समझ तो बच्चों की। तो कौन निकाले? ये लोग चाहते हैं आरएसएस से नेता निकले, जिनकी सोच धर्म जात पात तक सीमित रहे। ये रूलिंग पार्टी नहीं चाहती, भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सोच नहीं है कि नेता यूनिवर्सिटियों से निकले, कॉलेजों से निकले। नहीं चाहते ये लोग। ये लोग चाहते हैं आरएसएस से ऐसे लोग आए जिनके दिमाग में केवल जात पात और धर्म का गंध भरा हो। ये पढ़े लिख नहीं चाहते कि ये देश पढ़े। आज हरियाणा प्रदेश के 5,000 से ज्यादा स्कूलों को मर्ज कर दिया गया या बंद कर दिया गया। क्यों? स्कूल तो राजनेता चला रहे ना। नहीं, राजनेता कैसे चलाएंगे? प्राइवेट स्कूल सब किसी स्कूल का तो खोल के- सरकार या मास्टर चला सकते हैं। किसी के आप पर्चे निकाल लो, सबके स्कूल हैं, सबके हॉस्पिटल हैं। बंद होने चाहिए। अगर ऐसी बात है कि वो स्कूल अब पैमाने पे नहीं उतर रहे नेताओं के स्कूल, तो उनको बंद करना चाहिए। देखिए, ये चीज, ये समाधान ये है कि सरकार सरकारी स्कूलों में व्यवस्था अच्छी करे। अब आप एक बात बताइए, मैं छोटी सी बात आपके सामने करता हूं। मेरा गांव है पेटवाड़। पिछले 2 साल से वहां इंग्लिश का टीचर नहीं था। 2 साल। अब बताइए सरकारी स्कूल में जाएगा कौन? ऐसे ऐसे स्कूल है मैडम जहां एक एक टीचर, मेरे खेड़ी लोचब एक गांव है, 150 बच्चों को एक टीचर पढ़ा रहा है। एक टीचर। नहीं, अभी तुरंत की बात कर लेते हैं, 18 स्कूलों में एक भी बच्चा पास नहीं हुआ। बताइए। अब सरकारी स्कूल, 18 सरकारी स्कूलों में एक सिंगल बच्चा पास न होना, तो बताइए फिर आपको सरकारी स्कूलों में भेजेगा वही तो कौन? मैं जस्सी जी कह रही हूँ कि सिर्फ ट्वीट करने से हालात नहीं सुधरेंगे। वो इस पर भी- ट्वीट वाले जाने, इस हम पर तो भी ट्वीट हो रहे हैं आप लोगों की तरफ से। वो लोग, मैं तो ट्विटर का नेता भी नहीं हूँ। मैं जो करता हूँ फील्ड में करता हूँ। मेरी दिनचर्या ये है, मैं मंगलवार बुधवार मीटिंग के कारण मुझे चंडीगढ़ रहना पड़ता है। मैं सुबह मंगलवार आता हूँ, मैं बुधवार शाम को पहुँच जाता हूँ वापस। एक रात में यहाँ रहता हूँ। 5 के 5 दिन मेरी विधानसभा में गुजरते हैं। मेरी रूटीन आप मेरे सोशल मीडिया पे, मैं जो ट्वीट करता हूँ ना, मैं ट्वीट करता हूँ कि आज मैंने ये काम किया, आज ये वो किया। मैं वो नहीं हूँ कि भाई ट्वीट मुझे ध्यान आया और मैंने ट्वीट कर दिया। तो जब तक कोई भी पार्टी हो, सबको युवाओं को आगे लाना पड़ेगा और ग्राउंड पे काम करना पड़ेगा। अब मैं रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ हिसार में, ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग चल रही थी, उस पर आना चाहती हूँ। खून तो गर्म है आपका, दिमाग भी गर्म हो गया था उस दिन। मामला क्या था पूरा? क्या वाकई में बीजेपी के बड़े नेता, एक बड़ा राजनीतिक घराना आदमपुर की हार नहीं पचा पा रहा? देखिए, खून गर्म की बात नहीं है। मैं झूठ बोलता नहीं और झूठ सहन कर नहीं सकता। और बिना वजह की बेमतलब की बात और किसी का अपमान, अगर मेरे किसी साथी का अपमान हो रहा है तो वो मुझसे सहन नहीं हो सकता। और बात ये थी कि कुछ लोगों को भव्य बिश्नोई की, एक युवराज की जो है हार, उनको पच नहीं रही है। अब एक छोटी सी बात बताइए, लोकतंत्र में बड़े बड़े नेता हार जाते हैं, बहुत सारे नेता हारे। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा प्रदेश में ऐसा कोई नेता है जो कभी चुनाव ना हारा हो। बिल्कुल। कभी ना कभी, किसी न किसी मौके पे सब चुनाव आ रहे हैं। एक ग्रीवेंसेस कमेटी की जो मीटिंग थी, उसमें ये नहीं होता कि केवल भारतीय जनता पार्टी रूलिंग पार्टी है तो उसी के कार्यकर्ता अपनी शिकायतें लेकर आएंगे। उसमें पहले से तय होता है कि 14 ये शिकायतें सुनी जाएंगी। एजेंडे होते हैं। एक माधमपुर का जो एजेंडा आया, तो कुछ लोगों ने खड़े होकर के ये कहा कि ये अधिकारी निकम्मे हैं, ये अधिकारी काम नहीं करते। अगर ये अधिकारी अच्छे से काम करते तो आज हमारा विधायक फलाना फलाना बन जाता। वो बार बार एक ही बात को उठा रहे हैं कि मैं तो इनके मुंह पे कह रहा हूं, चंद्र प्रकाश जी के, हमें तो बड़ी पीड़ा है, हमें तो बड़ा दुख है, हमें तो रोना आता है कि ये लोग काम करते तो हमारे नेता ये होते। मैं तो कहता हूं, या तो नेता में दम नहीं था काम करवाने का, इसलिए काम नहीं हुए होंगे। अगर विधायक में इतनी ताकत होती है, कोई सड़क बन नहीं रही है, कोई सीवर बन नहीं, सड़क अगर कहीं है तो वहां जाके खड़ा हो जाए और वो नॉर्म्स पूरे करती हो, तो कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती। मैं ये मानता हूं। जब विधायक आदमी बन जाता है तो वो लोग गलत हैं जो ये कहते हैं कि हमारे तो हाथ में ही कुछ नहीं है, हमारे तो पल्ले ही कुछ नहीं है। नहीं, जब आपको लोग बड़ी उम्मीदों से चुन के उस विधानसभा में, प्रदेश के सबसे बड़े सदन में आपको भेजते हैं, तो आपके पास बहुत ताकत होती है।
विपक्ष का विधायक भी? विपक्ष के विधायक के पास भी ताकत होती है। ताकत, विधायक तो विधायक होता है, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। ये बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूज देते हैं कि हमारी तो सरकार नहीं है बहुत जी। सारे मैं भी देता हूँ, और ये वहां तक मतलब ये नहीं कि विपक्ष और विपक्ष का विधायक बराबर होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जितने काम विपक्ष का विधायक करा सकता उतना ही पक्ष का नहीं, पक्ष के विधायक फर्क तो रहेगा, वो तो फर्क रहेगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये नहीं है कि कोई मुद्दा इतना फंसा हुआ है, कोई विकास की जहां बात कर लें उसके ऊपर मैं ये कह रहा हूं कि अगर विपक्ष का विधायक किसी मुद्दे के ऊपर जाके खड़ा हो जाए, और ये हो ही नहीं सकता कि वो काम ना बने, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हमारा फलाना विधायक था, ये नहीं बन पाया, तो मैंने उनको इतना कहा कि अगर आपने रोना है, ये दुखड़ा रोना है, तो अपने पार्टी दफ्तर में जाके रोइए। यहाँ विधायक चंद्र प्रकाश जी हैं, 5 साल के लिए जनता ने चुना है उनको। लोकतंत्र में ताकत है जनता के पास कि वो किसको अपना विधायक, किसको अपना सांसद चुनना चाहते हैं, और लोगों के द्वारा चुने हुए चंद्र प्रकाश जी हैं। और आप लोग ये इस तरीके की बात अगर इस कमेटी में करेंगे, तो ये कमेटी आपका पार्टी दफ्तर नहीं है, या ये कोई आपकी पार्टी की मीटिंग नहीं है, ये मीटिंग एक प्रशासनिक मीटिंग है। तो ये मुद्दा था, वो डाइवर्ट करने का इसका प्रयास कर रहे थे। और वहां अगर चंद्र प्रकाश जी की या मेरे किसी साथी विधायक का कोई अपमान करेगा, गलत बात कह के कोई अपमान करेगा, अगर मैं वहां हूं तो मैं सहन नहीं करूंगा। उसे किसी भी एंगल में लिया जा सकता है, खून गर्म वाली बात में भी लिया जा सकता है, दिमाग गर्म वाली एक बात सवाल में इसमें ये भी है कि अधिकारियों को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। कहीं पर बीजेपी की तरफ से डीएसपी से माफी मंगवाई जाती है, कहीं पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा डीसी को लताड़ लगाते हैं कि प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करते आप लोग। मतलब अधिकारी किसकी सुन रहे हो, किसकी नहीं सुन रहे हैं? पेचीदा सवाल है। मुझे लगता है कि देखिए मैडम, अगर जहाँ विधायक या सांसद जहाँ एक्टिव हों, तो वहाँ अधिकारियों को सुननी पड़ेगी, चाहे वो विपक्ष का हो चाहे सत्ता पक्ष का हो। बिल्कुल हो सकता है आप कोई काम देखिए, जो पक्ष का विधायक होता है, एमपी होता है, उसकी सुनवाई बहुत जल्द एट ए टाइम हो जाती है। विपक्ष के विधायक को हो सकता है 3 बार बोलना पड़ जाए, 4 बार बोलना पड़ जाए। जहाँ तक प्रोटोकॉल की बात है, जहाँ दीपेंद्र जी की बात है, तो वो चेयरमैन हैं, तो डीसी साहब को उनको रिसीव करने जाना चाहिए था। और जहाँ बात आप दूसरी कर रहे हैं कि भाई डीएसपी को माफ़ी मंगवाई, देखिए अधिकारी कौन है? वो भी तो इंसान ही है, खुदा तो है नहीं, गलती तो उनसे भी हो जाती है। अब क्या नेता गलती नहीं करते? खुद के चुनाव में कई बार डिसीजन ऐसे हो जाते हैं कि पूरा चुनाव आप हार जाते हो। क्या वो मतलब अपने लिए तो आप गलती करते नहीं। डीएसपी से जो माफ़ी मंगवाई गई, मुझे लगता है कि वो बेहद शर्मनाक था, इस तरीके की नहीं होनी चाहिए। अगर डीएसपी की कोई गलती रही भी है तो वो कैमरे के सामने नहीं आती, वहाँ बैठ के आपस में वो लोग बात कर सकते थे कि, और वहाँ डीएसपी कह सकते थे सर मेरी तरफ से अगर कोई चूक हुई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ और दोबारा ऐसी गलती नहीं आएगी। लेकिन उसको कैमरे पे चलवाना, उसको सरेआम पूरे प्रदेश में उनको अपमानित करना, एक प्रशासनिक अधिकारी को अपमानित करना, एक ये अधिकारियों को अपमानित जो करने का जो सिस्टम है, जो माफ़ी मंगवाना, ये आप कर सकते हैं, आप कह सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट उनसे माफ़ी मंगवाना इस तरीके से मुझे नहीं लगता कि ये सही है। अब जैसे दीपेंद्र जी की बात की, डीसी साहब के जो माध्यम जो बात हुई वो मौके की बात थी, और उन दोनों ने वहीं उसको ख़त्म कर दिया, दीपेंद्र जी ने भी और डीसी साहब ने भी। लेकिन बीजेपी के सारे नेता, खासतौर पर असीम गोयल ने कहा कि अभी भी ये पचा नहीं पा रहे अपनी हार, ये तो अपने आप को मुख्यमंत्री समझ के बैठे हुए थे। तो तुम लोग जो सरेआम माफ़ी मंगवाने का काम करते हो, वो कौन सी हार की बौखलाहट है? उनसे ये भी सवाल करना चाहिए ना, मुख्यमंत्री जी से भी, सबसे भी ये भी तो सवाल बनता है ना कि जो तुम सरेआम बिठा करके दफ्तर में एक नेता को बिठा करके, जिसका कोई, मुझे नहीं लगता कि वो कभी कोई एमएलए या मंत्री बने होंगे कभी, नहीं। उनके साथ बिठा करके उनसे माफ़ी मंगवा के उसकी वीडियो वायरल करवा रहे हो आप, तो ये किस चीज़ की बौखलाहट है? फिर ये मेरी भी अधिकारियों के साथ बहस होती है, वो अगर वहीं बहस होती है तो मैं उसी बात को वहीं ख़त्म करके आगे बढ़ने का प्रयास। काम तो आपको उन्हीं से लेना ना, उन्हीं से लेना है काम, तो अधिकारी ही करेंगे काम, नहीं करेंगे तो हमें करवाने पड़ेंगे। बिल्कुल। लेकिन ये नहीं कि उसकी बाकायदा वीडियो शूट करवाई जाए कि ये देखो ये हमारे भाजपा के नेता से माफ़ी मांग रहा है, तो भाजपा वाले कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अधिकारी तो अधिकारी है, उसको तो ड्यूटी करनी है, वो वहाँ नहीं तो दूसरी जगह कर लेगा। 2-3 सवाल और, बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। एक 12 मार्च का इंसिडेंट हुआ था चंडीगढ़ में ही, वर्दी के साथ तो आप लोग भी भिड़ गए थे। वो मौके की नज़ाकत थी, और एक्चुअली मेरा मानना कुछ वीडियो उसकी भी वायरल हुई थी। हाँ, हो जाती है कई बार चीज़ें, और वहाँ भी अधिकारी ने
बदतमीजी की, लेकिन हमने तो कोई माफ़ी उससे मंगवाई नहीं। हमने तो नहीं कहा कि आप माफ़ी मांगो, हम वीडियो बनाएंगे। और उसको हो सकता है उसको जब सरकार के संज्ञान में बात की, जहाँ 2-2.5 करोड़ लोगों ने उस वीडियो को देखा, तो सबके संज्ञान में मामला हो भी गा। लेकिन मैंने तो कभी नहीं कहा, हमने किसी विधायक ने ये नहीं कहा कि हमसे माफ़ी मंगवाओ, इससे हमें इसकी वीडियो शूट करना है। नहीं, वो उसी टाइम का मामला था जब बात गई। नहीं, विधायक बनने के बाद कुछ गर्मी आती है, मतलब तेवर तेवर तलक होते हैं, ऐसा स्वभाव आता है कि मतलब एक कांस्टेबल कैसे रोक देगा हमें, 5-5 विधायक बैठे हो गाड़ी में, बताओ। नहीं, जिम्मेवारी आती है विधायक बनने के बाद। लेकिन वहां तो कुछ और दिख रहा था वीडियो में मुझे, मैं इसलिए आपसे नहीं, पूछ वो लिया मैंने सवाल। एक्चुअली उनका जो बात करने का जो तरीका था वो अच्छा नहीं था, चाहे वो विधायक हो चाहे नहीं हो। जहाँ बात स्वाभिमान की आएगी तो वहाँ फिर एक अलग ही लेवल होता है। स्वाभिमान पे बात नहीं सहन कर सकता, मैं तो कर नहीं सकता, दूसरे का मुझे पता नहीं। ये उन्होंने छोटा सा ये मामला था, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था। सब जा रहे थे, पता नहीं उसको क्या ध्यान आया कि वो हमारी गाड़ी के आगे आ गया। ड्राइवर ने कहा कि मैं इनको छोड़ के वापस गाड़ी लेके आ जाता हूँ जी। तो वो कहने लगे, तेरे को कहा ना इनको नीचे गेड़। और हरियाणा में नहीं कहा करे, इन्हें नीचे गेड़ आड़े ओड़े भी वोट मांग दे, हाँ पैदल चले जाएंगे तो क्या दिक्कत है। था वो भी हरियाणवी। हाँ, तो उसके बाद वहाँ हमारे जो एक साथी बैठे थे आगे, विधायक जी थे, उन्होंने कहा, भाई साहब आपसे रिक्वेस्ट है, जाने दो, सारे जा रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है, ये अगर वहाँ जगह नहीं है तो ये हमें छोड़ के वापस आ जाएगा। तो उनको भी उन्होंने ये कहा, मैं आपसे बात नहीं कर रहा, मैं इससे ड्राइवर से बात कर रहा हूँ। बताइए, इस तरीके की बात थी। जब मैं नीचे उतरा तो मैंने उनको नीचे उतर के कहा कि भाई साहब आप घर के भाई, हाँ आप भी हरियाणा से, हम भी हरियाणा से, और छोड़ के आ जाएगा अगर वहाँ नहीं है तो आप विश्वास करो इस बात का। तो उन्होंने मेरे को भी ये कहा, मैं आपसे बात ही नहीं कर रहा, मैं ड्राइवर से बात कर रहा हूँ। बोल वो ड्राइवर की हमारी तरफ फेस भी नहीं किया उसने। अच्छा। उस ड्राइवर को ये कह रहा था तू नीचे पड़, और इनको भी नीचे गिर। अब बात अगर कोई इस तरीके की करेगा, चाहे विधायक हो चाहे ना विधायक हो, इसमें कोई जब बात स्वाभिमान पे आए, मान सम्मान पे आएगी तो जाहिर सी बात है कि बहस तो होगी। फिर हमने यही कहा, फिर मैंने उससे कहा, यार कमाल की बात है, तू भी तो एक कर्मचारी, तेरी ड्यूटी यहाँ लगी है कि जो विधायक आएंगे उनको आगे तक भेजने की ड्यूटी आपकी लगी, ये थोड़े है कि आपकी अपमानित करने की किसी को ड्यूटी लगी। फिर उसने आप शब्द बोले तो चलिए वो बात चली भी गई। फिर हमने तो कभी उसकी शिकायत नहीं करी, ना हमने कभी उसके बारे में ये कहा। पहले तो ऐसा था कि स्पीकर के पास जाएगा मामला, कुछ ऐसा नहीं, हम नहीं गए ना। वो मामला वहीं निमट गया उसका। ठीक है, उस बेचारे को क्या क्या कहना, उसने जो उसकी बुद्धि थी उसने बरत ली। हमने ना शिकायत की, ना हमने कभी उसको कहा कि उससे हमें माफ़ी मंगवाई जाए, कुछ भी नहीं। और एक्चुअली क्या हुआ, वो सिर्फ हमारी वीडियो बन गई। उसने आफ्ताब अहमद जी को अपमानित किया, उसने कुलदीप वत्स जी के साथ बदतमीजी की, उसने जितनी गाड़ियां हमारे से पीछे। उसने पहचान रखा था कि कांग्रेस के विधायक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा। ये भी एक गलत बात है कि उसने पहचान रखा हो, ऐसा भी मामला नहीं था। अच्छा। उसको मुझे नहीं पता, हमसे आगे गाड़ियां गई हैं, काफी गाड़ियां गई हैं। अच्छा। देखिए, एक शिष्टाचार होता है, जब सेशन होता है तो हर मंत्री खाना देता है अधिकारियों के लिए और विधायक मंत्रियों के लिए। उसमें राज्यपाल आते हैं, उसमें मुख्यमंत्री आते हैं, उसमें आसपास के स्टेट्स के स्पीकर आते हैं, या कोई मंत्री आ जाता है, तो मेहमान आते हैं। तो मुझे जो लगता है कि एक शिष्टाचार के नाते हम जा रहे थे। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बीजेपी वाले नेताओं के घर जा क्यों रहे थे, वो एक शिष्टाचार होता है, दुश्मन कोई नहीं है आपस में। तो मुझे नहीं लगा मुझे लगा कि उसके एकदम से उसको पता नहीं क्या हुआ, और एकदम से ही उसने बैरिकेड पकड़ के और हमारी गाड़ी के मतलब मारा भी, वो गाड़ी के टायर के लगा हालांकि वो। तो बात उस एकदम से उसको पता नहीं क्या उसके अंदर क्या हो गया, वो इतना हाइपर होने लग गया था। और उसकी बात उसने अपमानित करने की बात करी, और जब गलती ना हो और अपमान सहना मेरे लिए तो मुश्किल है। मैं गलत हूं तो मैं ये कह सकता हूं 1000 लोगों के बीच में कि ये मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन जब कोई बात ही ना हो, जहाँ कोई गलती ही ना हो, वहाँ अगर बात आए तो फिर स्वाभिमान पे बात आए तो सहन नहीं हो सकती। एक दो सवाल और। एक सवाल ये कि कुछ नेताओं से मेरी अब बातचीत हो ही रही है इंटरव्यू के पॉडकास्ट के जरिए, तो उसमें से रामकुमार गौतम जी भी हैं, वरिष्ठ राजनेता हैं हरियाणा के। बिल्कुल। उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लेकर कहा कि एक नंबर के नेता हैं, उनकी बिरादरी में कोई इतना बड़ा नेता चौधरी देवलाल हुए हैं, उसके बाद नहीं हुए, मतलब एक नंबर के नेता हैं और जीत हासिल कर चुके थे। लेकिन उनके पास बांगड़ बेल्ट से कुछ राजनेता हैं जो उनके आसपास हैं, उन्होंने सारा गेम खराब किया। और कुछ लोग ये भी कहते, फॉर्मूला देते हैं कि हुड्डा साहब को पता था कि तूफान है, आंधी है, जो भी है, कांग्रेस की सरकार बनेगी, अगर 60 से ऊपर गई तो हो सकता है कि चेहरा कोई और आ जाए मुख्यमंत्री के लिए, आलाकमान फैसला कर सकता है, क्योंकि
मेजोरिटी ऐसी आ गई, तो उसको थोड़ा नीचे रखा जाए, और थोड़ा नीचे रखने के चक्कर में फिसल गया हाथ से सारा खेल। आदरणीय गौतम साहब बड़े सीनियर हैं और 80 साल से ज़्यादा की उनकी एज होगी। मैं तो 33 साल का हुआ हूँ, मेरे से तो लंबी उनकी राजनीतिक जीवन है। पारी है बिल्कुल। गौतम साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से बड़ा कोई नेता नहीं है आज प्रदेश में। मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ, आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जैसा रुतबा, चाहे जनता की बात हो चाहे विधायकों की बात हो, उनसे मजबूत नेता कोई नहीं। और जो बात गौतम साहब कह रहे हैं कि भाई किसी न किसी कारण से वो सरकार नहीं बनाए, कारण तो बहुत होते हैं। जरूरी थोड़ी कि एक ही व्यक्ति के कारण सरकार ना बन पाई हो। सरकार के तो अलग अलग कारण हैं, 10 कारण हैं। 10 कारणों में से अलग अलग कारण 10 हैं, कोई ना कोई जिम्मेदार है हर ये चीज सबसे के लिए। पहले ईवीएम का क्यों उठा लेती है कांग्रेस? है भी। अब आप भी तो उसी ईवीएम से वोट डाले जीत कर आए अब हो। मुझे आप जवाब दे दीजिए, मैं भी उसी ईवीएम से जीत के आया, बिल्कुल ठीक बात है। एक पहला पॉइंट नोट कर लीजिए, अगर हर जगह ईवीएम में गड़बड़ हुई तो ये देश की जनता खड़ी हो जाएगी, सड़कों पे उतर आएगी, और देश की जनता जैसे दूसरे देशों में क्रांतियां आती हैं और सरकार को उखाड़ देती है, देश की जनता जैसे श्रीलंका में हुआ, बहुत सारी जगह हुआ, ये जनता सड़कों पे आ जाएगी। इसलिए हर जगह गड़बड़ नहीं कर सकते, जहां मुकाबला होता है वहीं ये बहुत शाणे चोर हैं बीजेपी वाले। हर जगह गड़बड़ करने लगे तो आप भी कह दोगे, मैं भी कह दूंगा, बीजेपी के लोग भी कहने लग जाएंगे भाई ये तो सच में ईवीएम से गड़बड़ है। और पहली बार हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, नेता, कार्यकर्ता, पूरा देश, पूरी दुनिया बोल रही थी कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। नहीं बनी, कारण ईवीएम भी एक है। आप मुझे जवाब दे दीजिए, मैं दूसरे पॉइंट पे आता हूं। कैसे हरियाणा में 2 दिन चुनाव के बीच में 5 लाख वोट बढ़े? बताइए कैसे बढ़ सकते हैं वोट? जब काउंटिंग 6 बजे खत्म हो जाती है, डाटा आपके पास आ जाता है, 8 बजे आ गया, 7 बजे, 9 बजे, 10 बजे डाटा आ गया। जब डाटा आपके पास 9-10 बजे आ गया कि इतने वोट हरियाणा में पोल हुए, फिर कैसे 2 दिन वोट करके 5 लाख बढ़े? अब मुझे बता दीजिए, छोटी सी बात। आपके पास तो, कांग्रेस के पास तो कपिल सिब्बल जैसे धुरंधर वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, वहां से फटकार लगती है। बिल्कुल, तो वहां क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, मैं तो कोई जज या नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी तो ये कहता है कि ये मामला जो है चुनाव आयोग के अधीन है। अब चुनाव आयोग भी तो जवाब नहीं दे रहा कैसे 5 लाख वोट बढ़े। अगली बात और सुन लीजिए, 1 महीने में 70 लाख वोट महाराष्ट्र में बढ़ गए। अब समझाइए मुझे ये अर्थ, कैसे 70 लाख वोट? तो पूरी दुनिया ही चाहती, पूरा देश समझना चाहता है, मैं तो खुद समझना चाहती हूँ, मतलब ईवीएम का चक्कर है क्या? है, यही चक्कर है। कैसे आते हैं वो वोट? मुझे एक बार सिर्फ, मैं आपसे एक चीज है, जहां आप सवाल आपने मेरे से किया तो मैं आपको ही जवाब दे रहा हूं इस बात का, कि कैसे 2 दिन में 5 लाख वोट बढ़े? कैसे हर बार चुनाव आयोग का डेटा चेंज हो जाता है? क्योंकि चुनाव आयोग भी कठपुतली बन चुका है इन लोगों की। कैसे 1 महीने में 70 लाख वोट बन सकते हैं मैडम, बताइए? 70 लाख वोट का मतलब हो गया एक छोटे से स्टेट की आबादी, हिमाचल जैसे स्टेट की आबादी 70 लाख। आपने एक स्टेट महाराष्ट्र चुनाव से 1 महीने पहले बसा दिया वहां पे। और कमाल देखिए, उन 70 लाख को आपने मशीनरी में भी भुगता दिया, मतलब पोल भी करा दिया। कैसे? आप, मैं, पूरा देश इस बात को जानना चाहता है। ये बहस, ये जो मुद्दा जो है, जिस दिन ये जनता सड़क पे उतरेगी और ये जनता सड़क पे उतर के जब ये सरकार बदलेगी, तब इन सब मुद्दों का जवाब इस देश को मिलेगा। जिनको उतरना चाहिए, जनता को, युवाओं को, वो तो मोबाइल लेके अपने सोशल मीडिया पे बिजी है सब। बिल्कुल है ना, है थोड़ी सी, जहां मैं अपने दोस्तों को कहता हूं, मेरे दोस्त, मैं अपनी विधानसभा में अपने साथियों को कई बार कहता भी हूं कि चुनाव के 1 महीने में जो हमारा नौजवान, हरियाणा का नौजवान 1 महीने चुनाव में जबरदस्त एक्टिव रहता है। किसी पार्टी के नेता के साथ लग जाए, अपनी जिम्मेवारी समझ के चुनाव लड़ता है। मेरा चुनाव मेरे युवा साथियों ने लड़ा। घर से गालियां खा रहे हो, घर के काम का डंगर डुंगर कुछ तो सब लग जाते हैं, घर कुछ भी हो चाहिए, मतलब, लेकिन वो लोग पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं। और मैं उनको कहता हूं, जितना ये हमारा युवा 1 महीने एक्टिव रहता है, अगर उसका आधा भी वो 5 साल एक्टिव रह जाए। लीडर नहीं दिखता जस्सी जी, मैं आपको बताऊं, अब तो बहुत आगे, अब तो युवा आप जैसे कभी, मैं तो कहती हूँ कि जल्दी बने ऐसे आप जैसे लीड करें, है ना, अपनी पार्टी को और युवाओं को।
लेकिन विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी जो हम लोगों को लगी वो ये लगी कि लीडर नहीं उनके पास। आप भले राहुल गांधी को आगे धकेलते रहे, लेकिन वो लीडर क्वालिटी जब आप कंपेयर करते हो ना, ऊपर नरेंद्र मोदी एक तरफ, एक तरफ राहुल गांधी, 19-20 में काफी फर्क है। नहीं, कोई फर्क नहीं। मैडम मैं आपको बताऊं बात, समय का फेर है, समय का फेर है। यही राहुल गांधी के ऊपर, राहुल गांधी अगर क्या खाते हैं क्या पीते हैं वो भी खबरें बनती थी इसी मीडिया, आपकी मीडिया बनाती थी कि राहुल गांधी ने आज समोसा खाया है, राहुल गांधी जी। ये समय का फेर है। आज राहुल गांधी जी की छवि को नुकसान करने के लिए, उनकी छवि को खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपया बहाया गया। और ये बात बीजेपी के नेताओं ने स्वीकार करी है कि राहुल गांधी की छवि को खराब करने के लिए हजारों करोड़ रुपया बीजेपी के द्वारा बहाया गया है। नहीं, बड़ा रोल अमित मालवीय जी का है क्या? बिल्कुल, आप ये तो सबको पता है इस बात का, तो पूरे देश की बात है। लेकिन उसको आप तो गलत क्यों नहीं साबित कर पाए? नहीं, संसाधन गलत तो गलत 60 साल से ज्यादा तक शासन किया उस पार्टी ने, संसाधन तो की कमी मैं तो आज नहीं आपको एक पॉइंट की बात बताता हूं और आप मेरी बात का भरोसा करना। जिस दिन इस देश की सत्ता बदलेगी ना, उस दिन इस देश को अनेकों ऐसे जवाब मिल जाएंगे। क्योंकि वो हरियाणा में क्या करें, तो ढके डोल हैं, ये ढके डोल हैं। जिस दिन ये डोल उगड़ेंगे ना, उस दिन इस देश को ये पता चलेगा कि हमने 15 साल में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को बना करके इस देश को कहां से कहां पहुंच गए हम। ये देश मिसाइलों की बात करने वाला देश था, कहां हम बात करने लगे थे कलाम साहब के टाइम, मनमोहन सिंह जी के टाइम हम बात मिसाइलों की करते थे। आज हम बात जात पात की, धर्म की कर रहे हैं। हिंदू ये कह रहा है, मुसलमान ये कह रहा है, मराठे ऐसे हो रखे हैं, जाट ऐसे हो रखे हैं, एससी ऐसे बोल रहा है। आज हम ये बात कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का। और ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब जब इस देश की सत्ता बदलेगी, उस समय ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आपको, मुझे और इस देश को मिलेंगे। आप जात पात धर्म की बात करते हैं, जात पात धर्म की राजनीति तो हर पार्टी करती है। राहुल गांधी भी जातिगत जनगणना का झंडा बुलंद किए हुए थे। अब बीजेपी ने कहा कि ये हमारा मास्टर स्ट्रोक, यू टर्न लिया, वो कुछ कहते हैं बीजेपी ने यू टर्न लिया, वो कहते हैं हम करवाएंगे जातिगत जनगणना, बिहार इलेक्शन है और उससे पहले मुद्दा छीन लिया कांग्रेस से। एक्चुअली देखिए बात, मैं अगर मेरे हल्के के विकास की बात कर रहा हूँ विपक्ष में होकर के, और सरकार उसको करवा रही है मेरी आवाज उठाने के बाद, तो मुद्दा नहीं छीना गया, काम हुआ है। मतलब दबाव में आपने वो करना पड़ा, आपको करना पड़ा। दबाव, राहुल गांधी जी के दबाव में तो जाति जनगणना हुई, जरूरी है। जो बीजेपी कहती थी कि जात पात में बांट रही कांग्रेस, वो बीजेपी आज कह रही है कि हम जात पात पे जनगणना कराएंगे। तो नहीं, कांग्रेस ने तो कभी जात पात पे नहीं बांटा। जहां जो लोग बीजेपी ने ऐसे आरोप लगाए, जो लोग सरेआम जात पात की बात करते हैं, जो लोग सरेआम इस तरीके की बात करते हैं, ये तो उन लोगों के ऊपर है कि आज पूरे देश को, पूरी दुनिया को पता है कि जात पात पे कौन मास्टर स्ट्रोक खेलता है, कौन जाट नॉन जाट कर रहा है, कौन मराठा नॉन मराठा कर रहा है, कौन यादव वर्सेज नॉन यादव कर रहा है, कौन यूपी में जाके हिंदू मुसलमान करता है, कौन पंजाब में जाके जट सिख राय सिख करता है। ये तो सबको पता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की एक स्ट्रेटजी है। और हम लोग उस भोले भाले लोग उस स्ट्रेटजी में आ भी रहे हैं, तभी तो ये सरकार बना पा रहे हैं। ये जात पात का मुद्दा छोड़ दो, मैं गारंटी देता हूं ये लोकसभा में 100 सीट पकड़ लें, किसी स्टेट में ये 20 सीट पकड़ लें, मेरी जिम्मेवारी है। ये केवल जात पात पे खेलते हैं, कभी SC/DSC बांट दिया, कभी जाट नॉन जाट कर दिया, ये चीजें करके ही ये लोग आज राज कर रहे हैं, और जिसका खामियाजा हमारे देश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। कुछ अंध भक्त हैं जिन्हें समझ नहीं आ रही। वही बात मैंने बताई कि जब ये राज पलटेगा तो लोगों को बहुत सारे सवालों के जवाब आपको लगता है कि जाति धर्म राजनीति से जा पाएगा? अच्छे लोग राजनीति में आए तो जाएगा। आज के युवाओं में जात पात नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है कि गांव में आप जाके देखिए, शहरों में आप जाके देखिए, आज अगर कोई मंडली बैठी है तो उसमें हर तरीके की जात के लोग बैठते हैं। मेरा अपना एक्सपीरियंस जैसे मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं भी गाँव से हूँ। मैंने गाँव में रहते हुए, बहुत साल पहले की बात है हालांकि, कभी जात पात नहीं देखा कि मेरी कोई फ्रेंड किस परिवार से आती, किस घर से आती। लेकिन अब जब हम गाँव पे जाते हैं तो वहाँ पर जाट नॉन जाट है, आपका सरनेम देखकर आपको उस नज़रिए से देखा जाता है। क्योंकि बांट दिया ना, सत्ता ने 11 साल से किया क्या है। जो लोग, जिन लोगों के मुखिया, जिस प्रदेश के मुखिया सरेआम जात पात की बात करेंगे, सरेआम इस तरीके के बयान देंगे जिससे लोगों को लगे कि हाँ हमें उस जात के खिलाफ वोट डालना है, कोई मुद्दा नहीं सोच रहे। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है,
जो लोग 5 साल रोते रहे सरकार के लिए, सरकार के खिलाफ रोते रहे कि नहीं मेरी फैमिली आईडी में ये गड़बड़ कर दी, मेरा राशन छीन लिया, पढ़े लिखे लोग नौजवान बोल रहे हैं कि हमारा रोजगार छीन लिया, उसके बावजूद भी वहां जाके वोट दे देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में जात पात का, धर्म का एक एजेंडा फिट कर दिया गया है। और जब तक ये एजेंडा नहीं निकलेगा तब तक देश तरक्की नहीं करेगा, प्रदेश तरक्की नहीं करेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला सतीश नैन अनफिल्टर्ड के लिए। बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। हम चाहते हैं आप जैसे बहुत सारे और विधायक अगली बार युवा आएँ, और सूझबूझ वाले युवा आएँ, पढ़े लिखे युवा आएँ, ताकि प्रदेश को एक दिशा मिले। सबसे पहले तो है दिशा मिलना, वो दिशा मिलना ज़रूरी है। स्पीड कम ज़्यादा चले तब भी काम चल जाता है, लेकिन ज़रूरी है वो किसी भी पार्टी का राजनेता हो, लेकिन उसमें सूझबूझ और पढ़ाई लिखाई और समाज को एक दिशा दिखाने की कुव्वत तो कम से कम होनी चाहिए, वो मादा तो उसमें कम से कम होना चाहिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए, आपको जस्सी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, आपके चैनल्स के माध्यम से आपके मुझे लोग सुनेंगे, जहाँ तक खासकर मेरे नौजवान भाई सुनेंगे। तो मेरी तो उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमें जात पात और धर्म के ट्रैक पे नहीं चलना, हमें विकास के ट्रैक पे चलना है। जो सरकार हमें रोजगार दे उस ट्रैक पे हमें आगे बढ़ना है। धन्यवाद।